नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई रचना पानी की कहानी। यह इकाई 16 जो है सिलेबस की उसमें लगी हुई है। सिलेबस में दिया गया है कि पानी की कहानी नामक रचना के जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल, लेकिन वो गलत है। उसमें इसके सही लेखक जो है इसका रामचंद्र तिवारी जी होंगे। रामचंद्र तिवारी, वो उसमें मिसप्रिंट हो गया होगा। और यह जो रचना है इसकी विधा कहें तो विधा है निबंध। यह पानी की कहानी रचना का नाम है, लेकिन इसकी विधा पूछी जाए तो यह एक निबंध विधा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें कहानी लिखा है तो नाम में तो कहानी ही होगी। यह एक निबंध है और रामचंद्र तिवारी जी का निबंध है। रामचंद्र तिवारी जी के बारे में जान लें तो इनका जो है जन्म हुआ था 1924 में। रामचंद्र तिवारी जन्म हुआ 1924 में। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, एक है गंगाभरण, गंगाभरण, एक है हिंदी गद्य का इतिहास, हिंदी गद्य का इतिहास, और एक रचना और है शिव नारायणी संप्रदाय और उसका इतिहास। शिव नारायणी संप्रदाय और उसका इतिहास। तो इनका जन्म हुआ 1924 में। प्रमुख कृतियां देखें तो गंगाभरण, हिंदी गद्य का इतिहास और शिव नारायणी संप्रदाय और उसका इतिहास। आइए अब इस निबंध को पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन निबंध है जिसको हम एनसीईआरटी के माध्यम से पूरा पढ़ने वाले हैं। पानी की कहानी निबंध है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोती से एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। तो कौन सी झाड़ी से? बेर की झाड़ी से जो है एक पानी की बूंद आ पड़ी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी से पानी से मोती की एक बूंद जो है मेरे हाथ पर आ पड़ी। तो बेर की झाड़ी से जो है मोती सी एक बूंद उनके जो है हाथ पर गिरी। तो झाड़ी का नाम याद रखेंगे कि बेर की झाड़ी। जहाँ से प्रश्न बन सकता है तो वहाँ पर मोस्ट लिखते जाएंगे तो आप जो है उसको नोट कर सकते हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की झंकार सुनाई देने लगी। तो कौन से वाद्य यंत्र की झंकार सुनाई दी लेखक को? सितार। सितार के वाद्य यंत्र की झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हैं वो दो हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। जो ओस की बूंदें हैं जो लेखक के हाथ पर गिरी थी वो एक की जगह दो हो गई हैं और वही दोनों आपस में हिल मिलकर क्या है, स्वर उत्पन्न कर रही हैं। उस सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली
और बोली, मैं ओस हूँ। कौन बोली? ओस की बूंद बोली कि मैं ओस हूँ। जब लेखक ने पूछा कि कहो कहो, तो उसने कहा कि मैं ओस की बूंद हूँ। लेखक ने कहा, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो उसने स्वयं बता दिया कि मैं जो है बेर के पेड़ से आई हूँ। उसने कहा, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती, फिर एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है। पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। मतलब जो पेड़ है जितना ऊपर बड़ा है उतना ही ज़मीन में, मतलब उसकी जड़ें भी उतने नीचे तक गई हुई हैं। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझे जैसे असंख्य जल कणों को, जो मुझ जैसे जल कण हैं, असंख्य मतलब जिसकी कोई संख्या नहीं है, वे अपने बल पूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। तो असंख्य कणों से कहाँ से खींच लेते हैं? जड़ें, जड़ों से। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। जो ओस की बूंदें जो जड़ें खींचती हैं नीचे से पानी की, तो कुछ को तो पेड़ बिल्कुल खा जाते हैं, कुछ को सब कुछ छीनकर उसे बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। ये ओस की बूंद कह रही है कि मेरे असंख्य बंधुओं ने जो पेड़ खड़ा हुआ है उसको बड़ा करने के लिए अपने प्राणों का नाश किया है, ओस की बूंद के अनुसार। हाँ, मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरे शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यहाँ सांसत भोगती रही। तो कितने दिन तक जो है समस्या भोगती रही बूंद? 3 दिन तक। बूंद कहती है कि मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही, कि बीच में मतलब फंसी रही, ऊपर और नीचे दोनों जगह। मुझे जगह नहीं मिल रही थी ना ऊपर जाने को ना नीचे जाने को। तो मैं 3 दिन तक यह कष्ट भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। तो उड़ने की शक्ति कौन देता है? सूर्य। किसको? ओस की बूंदों को उड़ने की शक्ति कौन देता है? तो सूर्य देता है। लेकिन जब वह पत्तों से बाहर निकली छिद्रों से, तब तक सूर्य भगवान जा चुके थे और शाम हो चुकी थी। और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे
कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है, तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। भैया, इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अब उसने कहा कि बूंद ने कहा कि मैं आगे तुम्हें और कहानी सुनाऊंगी। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए हैं। मेरे पुरखे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के मुख्य रूप में विद्यमान हैं। तो पुरखे दो कौन कौन है? एक तो हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। इन दोनों को कहा है ओस की बूंद ने पुरखे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा है। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। तो यह जो पिंड था वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, मतलब मिट्टी बन जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतनी भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो पृथ्वी को जो है सूर्य का ही ओस की बूंद ने टुकड़ा बताया कि जब सूर्य का एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हुआ तो वह बाद में और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, और उन्हीं छोटे टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है पृथ्वी है, जो कि हमारा टुकड़ा है। प्रारंभ में पृथ्वी भी एक आग का बड़ा क्या थी? गोला। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यही सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। तो ओस की बूंद जो है अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की रासायनिक क्रिया होने के बाद ओस की बूंद बनी। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमा फिरती करती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मतलब जब वो ओस थी तो उसका रूप बहुत बड़ा था, लेकिन जब वो बूंद बन गई तो वह भाग उसका बिल्कुल बहुत भाप के रूप के बाद जब ओस बन गई, बूंद बन गई, तो उनका जो है शरीर बहुत ही छोटा हो गया। मतलब लगभग 17वां हिस्सा हो गया भाप से, इतना छोटा हो गया।
मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ न दिखाई पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख, हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। जो 200 वर्ष कह रही बूंद की जो है मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। दो मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनका जो तरल शरीर पर हम जो है फिसलने लगे हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। कई दिनों तक समुद्र से घूमने के बाद गर्म धारा से जो है भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे भाई बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की है। उसमें निरा नमक भरा हुआ है। तो समुद्र में क्या भरा हुआ है? नमक। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। जब समुद्र के नीचे गहरे गई बूंद तो उसने जो है अंदर विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ और कई भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। तो अंदर जाकर क्या क्या देखा? घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ जो है अंदर जाकर जल में देखी, जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। एक मछली ऐसी देखी जो कि मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। मछली के कितने हाथ थे? 8। और मनुष्य से कई गुना लंबी थी और उसके 8 जो है हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे।
मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। जब और अंदर गई समुद्र के तो ऐसा जीव दिखाई पड़ा कि जैसे कोई क्या लिए घूम रहा हो, लालटेन। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। तो जो मछली है बहुत सुंदर थी और वो क्या, ऐसा लगा उसको जैसे कि वो लालटेन लेकर के घूम रही हो। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थीं और जब यह भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और समुद्र के नीचे गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं, मतलब अधिक से अधिक। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे और महाआलसी हैं। जो पहाड़ की जो समुद्र के अंदर पहाड़ियों की गुफाओं में रहते हैं उसको बूंद कह रही कि वो जीव ऐसे हैं, एक तो निपट अंधे और दूसरे महाआलसी। तो जितने भी उन गुफाओं में जीव रह रहे हैं उनको निपट, अंधा और महाआलसी कहा है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। तो कितनी मील मोटी? 3 मील मोटी पानी की उसके ऊपर उसने देखा कि तह हो चुकी है, मतलब इतने अंदर समुद्र के जा चुकी है कि अब ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर और क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थीं। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे। देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। मतलब वो ऐसी जगह पहुंच गए कि जहाँ इतना अधिक ताप था कि जो बूंद है वो जिससे बनी थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी में दोबारा से बदल गया। दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में उनका शरीर जो है टूट गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। हम लोग अब ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो।
मतलब जब वो समुद्र के अंदर थी, पृथ्वी क्या हो गई, फट गई, मतलब कि वहाँ पर ज्वालामुखी फट गया। हाँ, तुम लोग उस ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी यहाँ हमें दर्शन हुए। तो पुरानी सहेली कौन है? आंधी। तो आंधी को उसने पुरानी सहेली कहा है। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती तो कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोलें करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए। एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो गई और एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। कौन सा आनंद नहीं भूल सकते? तो जो पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के विधिवश बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों पेड़ों को खोखला कर देते और उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने साथियों के साथ एक मोटे मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य से निकल आए थे। बस सूर्य भगवान जो है निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। और यह निबंध यहीं पर समाप्त हो जाता। यह रामचंद्र तिवारी का बहुत ही आकर्षक निबंध था। इसमें उन्होंने ओस की जो बूंद है उसकी पूरी यात्रा का वर्णन किया है कि वह किस प्रकार से घूमती फिरती है। तो इसमें जितने भी मोस्ट फैक्ट थे उनमें को आप नोट कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।